मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है नाटक का उद्भव और विकास। नाटक के उद्भव और विकास की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से पूर्व किस प्रकार से नाटक का विकास हुआ था वो मैंने इसमें कवर किया था। और आज हम जो इसका सेकंड पार्ट करेंगे उसमें हम प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग को कवर करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ था, इसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रसाद युग की। ठीक है, तो प्रसाद के युग में किस प्रकार से नाटक का विकास हुआ था। देखिए, वैसे तो जो नाटक का विकास है, नाटक का जो उद्भव विकास जो है वो भारतेंदु युग से माना जाता है, लेकिन इसमें प्रसाद युग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल माना है। जो भारतेंदु युग के द्वारा स्थापित करे गए जो नाटक की परंपरा थी, उन्हें नवजीवन और नव दिशा प्रदान करने का जो काम किया था वो किसने किया था? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो प्रसाद जी का जो ये समय था वो हिंदी के रंगमंच के विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण जो दौर है वो माना जाता है। लेकिन इस समय पर नाटक का पूरा विकास नहीं हो सका था उसका, इसलिए उनके नाटकों में पाठ्य अधिक और अभिनय कम पाया जाता था। इस विषय में प्रसाद जी के बारे में प्रसिद्ध सम आलोचक डॉक्टर गोपाल राय जी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि प्रसाद जी की जो कठिनाई थी वो क्या थी, सबसे बड़ी उनकी कठिनाई क्या थी कि जिस प्रकार के वो नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप हिंदी रंगमंच नहीं था। यानी कि जो प्रसाद जी की कल्पनाएं थी, जो वो कल्पनाओं को अपने नाटकों में उभारना चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें रंगमंच हिंदी में नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए प्रसाद जी ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं ही कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही वे अपने नाटक लिखते रहे। प्रसाद जी जो है वो ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने के लिए हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। यानी कि इनकी जो रचनाएं थी वो ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों का जो विषय रखा था वो क्या था? ऐतिहासिक नाटक थे, इसीलिए उनका विषय क्या था? बौद्धिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल। ज़्यादातर जो उनके नाटकों के विषय थे वो गुप्त काल और मौर्य काल और बौद्धिक काल से ही लिए गए थे। यही कारण है कि इनके नाटकों को, इस युग के जो नाटक थे उनका इतिहास जो है वो स्वर्ण युग माना जाता है। अब बात करते हैं कि इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से थे जो इनके द्वारा रचित थे। देखिए, इनके जो प्रसिद्ध नाटक थे वो थे विशाख, जो कि 1921 में लिखा गया था। अजातशत्रु 1922 में लिखा गया था। कामना 1924 में लिखा गया था। स्कंदगुप्त जो कि 1928 में लिखा गया था। और एक घूट 1930 में लिखा गया था। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया था। और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया था। ये थे इनके प्रसिद्ध नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, और ये जो इनके नाटक हैं, इनमें से जो चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये विशेष महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। इन्होंने तलाक तथा पूर्ण विवाह जैसे हिंदू अधिकारों को जो है वो स्त्रियों को मिलने चाहिए, इन अधिकारों के बारे में उन्होंने विशेष बल दिया है अपने इस नाटक में, ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है, लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक नाटककार थे, लेकिन यह कहना गलत होगा कि प्रसाद जी का जो लक्ष्य है केवल देश के ऐतिहासिक गौरव को प्रस्तुत करना है। वास्तविक तथ्य इनका क्या था कि प्रसाद जी जो हैं वो इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का चित्रण करना चाहते थे। उनके नाटकों में पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र का भी समन्वय भरपूर देखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद जी जो है वो न केवल हिंदी नाटक की दशा को परिवर्तित करना चाहते थे, बल्कि उनके विकास की दशा को भी निर्देशित करते थे। इसलिए उनके हिंदी नाटकों को केंद्र धुरी माना जाता है, यानी कि उनको मुख्य तत्व माना जाता है नाटकों में। विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर प्रसाद जी का योगदान नाटकों में ना होता तो शायद ये विकास भी संभव ना होता। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी इनके नाटकों की। इनके नाटकों की जो पहली विशेषता थी वो थी राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है,
तो देखिए जो जिस टाइम पे ये नाटक लिखे जा रहे थे तो वो कौन सा समय था, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहे थे वो समय था। इसीलिए इनके नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना भरपूर देखी जाती है। प्रसाद जी की जो मुख्य ऐतिहासिक नाटकों के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने ज़्यादातर नाटकों की जो कथा वस्तु है वो इतिहास से ली थी, ठीक है। तो ऐतिहासिक नाटकों लिखना जो था उनका प्रमुख कारण था, और यह था कि वे अपने नाटकों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई के लिए जन समाज को प्रेरित करना चाहते थे। यानी कि उनके नाटकों का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, जन समाज यानी कि लड़ाई, यानी कि जो देश प्रेम की लड़ाई थी उस टाइम पे, देश संघर्ष जो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहे थे उनको ज़्यादा चित्रित करने का इन्होंने प्रयत्न किया है अपने नाटकों में, ठीक है। इसका जो अगली विशेषता है वो क्या है, नाटकों का रंगमंच। देखिए प्रसाद जी का मानना था कि नाटकों की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि नाटकों के अनुसार रंगमंच को रूपांतरित किया जाना चाहिए। इससे नाटकों में क्या होता है, विशिष्टता निर्मित होती है। इनके नाटकों की अगली विशेषता क्या थी, नाटकों के संवाद। देखिए जो प्रसाद जी कहते हैं कि प्रसाद जी पारसी नाटकों के उर्दू मिश्रित हिंदी से नाटकों की भाषा को छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। वे नाटकों को साहित्यिक और रचनात्मक बनाना चाहते हैं, इसलिए वे अपने नाटकों के जो संवाद हैं वो साहित्यिक भाषा को ध्यान में रखते हुए ही बनाते थे। इनकी जो अगली विशेषता थी इनके नाटकों की वो थी पात्रों की संख्या। प्रसाद जी के नाटकों में यह पाया गया है कि उनके पात्रों की जो संख्या बहुत अधिक होती थी, और नाटकों में अधिक पात्र होने से नाटककार के लिए ये थोड़ा मुश्किल का काम होता था। इसके नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक तो होती थी, लेकिन केंद्र में केवल 1 या 2 ही पात्र होते थे। उनके नाटक की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि पात्रों की संख्या अधिक होने के बाद भी नाटक के महत्व को चित्रित करने में ये पूरी तरह से सफल हो पाते थे। इनके नाटकों की अगली विशेषता क्या थी, नाटकों में ऐतिहासिक और कल्पना का समन्वय होना। देखिए प्रसाद जी के जो नाटकों में इतिहास और कल्पना का बेजोड़ समन्वय प्रस्तुत किया है, इसलिए अपने नाटकों में इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से व्यंग्य रूप में वर्तमान की समस्याओं को चित्रण और समाधान प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ क्या है कि इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को चित्रित करना और उनका समाधान करना इनके नाटकों का मुख्य लक्ष्य पाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस युग के प्रसिद्ध नाटककार कौन से थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इस युग के जो प्रमुख जो नाटककार थे वो कौन से थे, हरि कृष्ण प्रेमी, और उनकी रचनाएं थी स्वर्णविहीन, रक्षाबंधन, पाताल विजय और शिव साधना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगली जो नाटककार थे वो थे लक्ष्मी नारायण मिश्र, और इनकी रचनाएं थी अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली। ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। अगले नाटककार कौन से थे, किशोरी दास वाजपेयी, और इनकी रचनाएं थी सुदामा। सुदामा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगले जो नाटककार थे वो थे पंडित गोविंद दास, इनकी प्रमुख रचना थी कर्तव्य। अगले जो नाटककार हैं वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कौन कौन से, करबला और संग्राम, इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे प्रसादोत्तर युग के बारे में, ठीक है। तो प्रसादोत्तर युग क्या है, प्रसादोत्तर युग का जो समय है वो 1930 से अब तक का माना जाता है। इस समय की जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि नाटक के शिल्प और वस्तु दोनों ही स्तर से नाटक में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कहने का अर्थ क्या है कि जो आधुनिक समय की पृष्ठभूमि पर नाटकों को नई दिशा प्रदान हुई। जब प्रसाद युग के समय में जो नाटक थे वे आदर्श पर आधारित थे और समस्याओं को नाटक के माध्यम से ही दिखाया जाता था। लेकिन प्रसादोत्तर युग में क्या हुआ कि इस युग में इन नाटकों को आधुनिकता से जोड़कर नए परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। इस युग के नवीन परिवेश, नवीन भावबोध और नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। इस काल में अगर प्रमुख नाटककारों की बात की जाए तो इस काल के प्रमुख नाटककार कौन कौन से थे, विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी जो थे इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित जो नाटक थे वो थे डॉक्टर, युग युग क्रांति और टूटे परिवेश। ये इसकी प्रमुख रचनाएं थी।
टूटे परिवेश में इन्होंने पारिवारिक विघटन को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और डॉक्टर नाटक में इन्होंने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है कि एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। यह जो है वो एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य का चित्रण दिखाया गया है। इस काल के जो अगले नाटककार थे वो कौन से थे? जगदीश चंद्र माथुर। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो थी कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। ये इनके प्रसिद्ध नाटक थे। दशरथ नंदन में इन्होंने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है कि इसमें राम कथा पर ये नाटक जो है वो आधारित है। और शारदिया जो है वो एक ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये नाटक उसके ऊपर आधारित है। अगले जो इसके नाटककार हैं वो है मोहन राकेश जो हैं, इन्होंने केवल 3 ही नाटकों की रचना की। और नाटकों की संख्या कम होने के बाद भी इनके जो नाटक है वो हिंदी जगत में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और इनके 3 नाटक कौन कौन से थे? साड़ की दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये इनके 3 ही नाटक थे, लेकिन तीनों ही नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे अपने समय में। जो इनका नाटक था आधा अधूरा, इस नाटक में इन्होंने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है? जो मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना है उसको इन्होंने अपने इस नाटक में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अगले जो नाटककार थे इस युग के वो कौन से थे? लक्ष्मी नारायण लाल। और इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो थी अंधा कुहा, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। मिस्टर अभिमन्यु में इन्होंने क्या दर्शाया है कि किस प्रकार से पूंजीपति और भ्रष्टाचार में व्यक्ति को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति घेर रखा है। यानी कि इन्होंने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो पूंजीवाद है वो किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं और आपस में किस तरह से दोनों का तालमेल है, और जो एक आम आदमी उनके चक्रव्यूह में किस प्रकार से फंस जाता है। ये सब बस अपनी इस कृति में इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों, ये तो था नाटक का उद्भव और विकास। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मैं आशा करती हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।